आप सुन रहे हैं 50-50 उपन्यास का भाग 2। इस लिहाज से मुंबई से हमें एक चोरों की तरह रुखसत होना होगा। ये काम बस, रेल या हवाई जहाज़ से सफ़र करने पर थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम नहीं जानते कि निगरानी करने वाले 2 लोग हैं जो कि तुम्हें दिखाई दे, या वो दर्जनों की तादाद में हैं। मतलब चोरी से मुंबई से निकलने के लिए कार सबसे मुनासिब ज़रिया है। हमें एक कार का इंतज़ाम करना होगा। तो क्या मुश्किल है? कोई भी इंटरस्टेट टूरिस्ट टैक्सी नहीं, प्राइवेट कार जिसे हम खुद चलाकर पणजी पहुंच सकें। तुम कार का इंतज़ाम कर सकती हो? उसने हिचकिचाते हुए सहमति में सर हिलाया। बढ़िया, लेकिन कल ही हो पाएगा ये इंतज़ाम? कोई परेशानी नहीं, तुम कल तक कार को तैयार रखना। ठीक है, लेकिन हाँ, उसे यहाँ मत लाना। तो कहाँ लाऊं? तुम कार को क्रॉफोर्ड मार्केट की पार्किंग में खड़ी कर देना और चाबी अटेंडेंट को ये समझा कर देना कि कार लेने तुम नहीं, मैं आऊँगा। मैं कल सूरज डूबने के बाद कार को वहाँ से उठाऊँगा और अकेले कार चलाता हुआ वहाँ से रवाना हो जाऊँगा। और तुम पनवल तक खुद पहुँचना होगा तुमको। ऐसा करने में तुम्हें ट्रेन, बस, टैक्सी वगैरह जैसे सफ़र के कई जरिए तब तक इस्तेमाल करने होंगे जब तक तुम्हें गारंटी ना हो जाए कि तुम्हारा पीछा कोई नहीं कर रहा। यूँ तुम पनवल पहुँचोगी और मेरे साथ कार में सवार हो जाओगी। फिर आगे सारी रात अपनी होगी। पणजी यहाँ से 600 किलोमीटर दूर है। परसों सुबह वक्त रहते हम पणजी पहुँच जाएंगे। बढ़िया। अब ज़रा हिस्से की भी बात हो जाए। हिस्सा? हाँ, हिस्सा। हासिल माल में मेरा क्या हिस्सा होगा? उतना ही जितना हमेशा होता है। कितना हमेशा होता है? तुम्हें मालूम है, 1/4। मेरी भोली बेगम, वो किस्सा जिस धंधे में था उसमें अब ना तुम हो ना मैं हूँ। अब तो बराबर के हिस्से की बात करो, ताकि ये स्थापित हो कि ना तुम वॉलंटियर हो ना मैं। लेकिन 50-50 और नथिंग, एंड दैट इज़ फाइनल। ये तेवर है? हाँ। ओके, 50-50। खुश? हाँ, बहुत। लेकिन एक बात का ध्यान रखना धर्मेश ठाकुर। कौन सी बात का? आधे पर ही बने रहना, पूरे के सपने मत देखना। क्या तुम मुझसे ऐसी उम्मीद करती हो? अभी तो नहीं करती, लेकिन कहते हैं ना, दौलत की चमक आंखों पर पर्दा डाल देती है। तो ये बात तो तुम पर भी लागू होती है। मैंने तुम्हें अपनी मर्जी से अपना पार्टनर बनाया है, इसलिए मैं आधे हिस्से के लिए जहनी तौर पर पहले से ही तैयार हूँ। ऊपर से मैं औरत हूँ, कमज़ोर हूँ। छल कपट के मामले में जैसी पैतरेबाजी मर्द दिखा सकता है, वैसी मैं नहीं दिखा सकती। कहने का मतलब ये है, डबल क्रॉस नको, बरोबर नको, लेकिन दोनों तरफ से कबूल। और ये भी कबूल की। तभी एकाएक फ्लैट की कॉल बेल बजी। शोभना ने चूक कर आवाज़ की दिशा में सर उठाया। कौन होगा? तुम्हें मालूम होगा। अरे फ्लैट तो बंद है। बिल्ट इन लॉक से क्या पता लगता है कि प्रवेश द्वार भीतर से बंद है या बाहर से बंद है। हाँ, ये बात भी ठीक है। घंटी फिर बजी। बजने दो, जवाब ना मिलने पर जो भी होगा यहाँ से हार कर चला जाएगा। अगर वही मवाली हुआ तो? मैंने यहाँ कदम रखने से पहले सारे इलाके का चक्कर लगाया था। मुझे ऐसा कोई शख्स नहीं दिखाई दिया था जिसकी कि तुम्हारे फ्लैट पर निगाह हो सकता है वो अभी आया हो। ऐसा है तो जवाब ना मिलने पर वो दरवाजे का ताला जबरन खोलकर भीतर घुसेगा। तुमने तो कहा ना, पहले वो ऐसा कर चुका है। इस बार वो गोली खाकर जाएगा। गोली? शोभना ने पलंग की मैट्रेस के नीचे हाथ डालकर वो रिवॉल्वर बरामद की। उसी की है। जब मुंह पर खौलता पानी पड़ा था ना, तो उसके हाथ से गिर गई थी। शायद रिवॉल्वर लेने ही वापस लौटा हो। देखते हैं। कॉल बेल फिर नहीं बजी, लेकिन इस बार टेलीफोन की घंटी बजी। शोभना ने झिझकते हुए फ़ोन उठाकर कान से लगाया और सांस रोके दूसरी ओर से कोई आवाज़ आने की प्रतीक्षा करने लगी। मुझे मालूम है कि तुम भीतर हो। दूसरी ओर से इतनी जोर की मर्दाना आवाज़ आई कि वो धर्मेश को भी साफ सुनाई दी। अभी का अभी दरवाज़ा खोलो, वरना मैं इसे खटखटाकर सारी बिल्डिंग को जगा दूंगा। शोभना सकपकाई। कौन है? धर्मेश दबे स्वर में बोला। पता नहीं। वो माउथ पीस पर हाथ रखकर बोली। लेकिन वो मवाली नहीं है, ये उसकी आवाज़ नहीं है। वैसे भी वो इतने हल्ले गुल्ले के साथ भीतर दाखिल होने का तलबगार नहीं हो सकता। तो फिर कौन? अरे बोला ना, मुझे क्या पता।
मैं ऐन तुम्हारे दरवाजे के सामने खड़ा हूँ और अपने सेलुलर में से तुमको घंटी कर रहा हूँ। फ़ोन से फिर आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलती हो या ऐसे पीटना शुरू करूँ? खोलना पड़ेगा दरवाज़ा। अच्छा रुको, मैं देखता हूँ। नहीं नहीं, तुम यहीं ठहरो, मैं देखती हूँ। ठीक है। शोभना ने रिसीवर वापस क्रेडर पर रखा और वहाँ से बाहर निकली। ड्राइंग रूम में जाकर उसने वहाँ की एक बत्ती जलाई और फिर चाबी लगाकर प्रवेश द्वार को भीतर से खोला। धर्मेश तब तक बीच के दरवाजे के पास पहुंचकर उसकी ओट में हो गया था और अब दरवाजे में एक झिरी बनाकर उसमें आंख लगाए बाहर का नज़ारा कर रहा था। प्रवेश द्वार खुलते ही सूट बूट धारी एक व्यक्ति जबरन भीतर घुस आया। उसने पाँव की ठोकर से अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया और बड़े अश्लील भाव से हंसता हुआ शोभना को देखने लगा। शोभना ने अपना रिवॉल्वर वाला हाथ अपनी पीठ पीछे कर लिया और बड़ी अरुचि से नाक चढ़ाई। हेलो डार्लिंग, लॉन्ग टाइम नो सी। धर्मेश ने देखा कि वो कोई 40 साल का सांवली रंगत वाला व्यक्ति था। उसके ऊपरी होठ पर बारीक कटी मूंछ थी। दाईं आंख के नीचे गाल पर एक काले रंग का मस्सा था। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था, जबान लड़खड़ा रही थी। साफ मालूम हो रहा था कि वो नशे में पूरी तरह से टुन है। क्या है? शोभना गुस्से से बोली। मैं है और क्या है? पारेख, पारखी पारेख इन पर्सन। आज इधर साला सेलर्स क्लब में तेरे को देखा, साला देखते ही टोटल फिदा हो गया। सोचा क्लब बंद होने पर तेरे से बात करेगा, पर तू बीच में ही उधर से नक्की क्या। पर मैं भी साला बुरे के घर तक पहुंचने वाला है। देखा कैसे इधर पहुंच के दिखाया। मेरे पीछे लगा था? पीछे काहे लगता, मालूम होता ना तू इधर से नक्की करना मांगता था तो उधर ही दबोच लेता, मुर्गी का माफिक। पर तू तो साइलेंटली उधर से नक्की किया। फिर कैसे पहुंचा? खरवड़े अपना फ्रेंड है, उसी फ्रेंडशिप का वास्ता दिया तो वो तेरा पता बोला, फ़ोन नंबर बोला, मैं उधर आया। अब इधर देख, तेरे सामने खड़े लाए। क्या मांगता है? मैं तेरे को मांगता। तू बोल, तू क्या मांगती है? क्या? मैं अभी तेरा भाव देगा, भाव से ज़्यादा देगा, कैश पेमेंट करेगा। क्या बकता है? कितना मांगता है? अबीच का अभी बोल। पारे क्रेडिट पर काम नहीं करता, कैश देता है, डाउन पेमेंट भी नहीं करता, 100% कैश देता है। क्या? दफ़ा हो जाए यहाँ से वरना मैं शोर मचा दूंगी। कहाँ है? जब मैं वैसे ही भाव जास्ती देने को तैयार तो शोर कहाँ है? ठहर जा कमीने। शोभना दांत पीसती हुई उसकी ओर बढ़ी। उस आदमी ने एक कदम यूं पीछे हटाया जैसे वो एकाएक डर उठा हो। उसी बात से शोभना धोखा खा गई। उसे डर गया जानकर वो उसके और करीब आ गई, लेकिन तभी उस आदमी ने अपनी दोनों बाहें फैलाई और उसको दबोच लिया। शोभना के मुंह से घुटी हुई चीख निकली। उस आदमी ने जोर से उसे अपनी छाती के साथ भींचा। छोड़ कमीने। छोड़ेगा? बेडरूम में छोड़ेगा के दरइच? छोड़ दे नहीं तो। धर्मेश ने बीच बचाव के लिए दरवाज़ा खोलकर आगे कदम बढ़ाया ही था कि एकाएक शोभना का रिवॉल्वर वाला हाथ हवा में घूमा। उसका भारी दस्ते का भरपूर प्रहार उस आदमी की कनपटी पर पड़ा। तत्काल उसका जोश खरोश ठंडा पड़ गया। शोभना पर से उसकी पकड़ ढीली हो गई और वो भर भरा कर उसके कदमों में फर्श पर गिरा। वातावरण में एकाएक मुकम्मल सन्नाटा छा गया। धर्मेश उसके करीब पहुंचा। कौन था ये? क्या पता कौन है। सेलर्स क्लब से मेरा डांस देखने वालों में से कोई मालूम होता है। कमीना पीछे ही पड़ गया, यहाँ तक आ गया। अब होश ठिकाने आ जाएंगे इसके, उठेगा और चल देगा। नहीं चल देगा तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी, बल्कि मैं इसे अभी उठाती हूँ। शोभना ने अपनी सैंडल से उसकी पसलियों को ठोका। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसने 2-3 बार वही हरकत दोहराई। नीचे झुककर उसने एक गाल पर तमाचा रसीद किया, लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वो सकपकाई और फिर उकड़ू उसके करीब बैठ गई। उसने उसकी नब्ज टटोली, दिल की धड़कन टटोली, गर्दन के पास शाह रग को छुआ। ओह माय गॉड, ये तो मर गया। क्या? धर्मेश के मुंह से निकला। यार ये तो मर गया। नब्ज नहीं, दिल की धड़कन नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक से देखा? कई बार देख रही हूँ तुम्हारे सामने मरा पड़ा है। सत्यानाश, अब क्या होगा? जवाब देने की जगह धर्मेश ने सबसे पहले लपक कर प्रवेश द्वार को भीतर से बंद किया।
कैसे मर गया ये? कनपट्टी पर हुए एक वार से क्या कोई मर जाता है? दिल कमज़ोर होगा इसका, ऊपर से बेहद नशे में था। एकाएक हुए वार के सदमे से दिल की धड़कन बंद हो गई होगी शायद। ओह, अब क्या होगा? पुलिस को खबर करना होगा। नहीं, हरगिज़ भी नहीं। धर्मेश की भवें उठी। तुम पागल हो? इतनी सी बात नहीं समझते कि अगर हमें पुलिस के फेर में पड़ना पड़ा तो हम गोवा नहीं जा पाएंगे। परसों दोपहर तक तो क्या, उसके बाद भी हम यहाँ मुंबई में ही होंगे। ओह, तो क्या किया जाए? मेरे से पूछते हो? इसे चुपचाप यहाँ से हटाना होगा। कैसे? पैसे वाला आदमी मालूम होता है, कार पर आया होगा। इसकी कार कहीं बाहर खड़ी होगी। हम इसे ये टैक्सी पर आया हो सकता है, और टैक्सी बाहर सड़क पर इसकी वापसी के इंतज़ार में रुकी हुई भी तो हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो बेड़ा गर्क है। तुम पहले यही देख कर आओ कि क्या बाहर सड़क पर ऐसी कोई टैक्सी मौजूद है। धर्मेश सहमति में सर हिलाता वहाँ से बाहर निकल गया। 5 मिनट बाद वो वापस लौटा। टैक्सी कोई नहीं है, लेकिन इमारत के ऐन सामने एक सफ़ेद जैन खड़ी है। इसी की होगी ये जैन। इसकी जेब की तलाशी लो, शायद चाबी में लग जाए। धर्मेश ने वैसे ही किया। वो फिर फ्लैट में वापस लौटा। चाबी जैन की ही है, वो बोला। गुड, अब हमने इसकी लाश को जैन में पहुंचाना है और जैन को यहाँ से कहीं दूर छोड़ कर आना है। बाहर कैसा माहौल है? सन्नाटा है फिलहाल तो। दुआ करो आगे भी सन्नाटा ही रहे। इसे उठाओ। मैं भी उठाती हूँ। दोनों आजू बाजू से थामते हैं इसे और इसे बीच में लेकर ऐसे चलते हैं जैसे कोई ये समझे कि 3 जने सीढ़ियाँ उतर रहे थे। एकाएक बहुत पते की बड़ी दिलेरी की बातें करने लगी हो तुम। मरता क्या ना करता वाली बात है। लेकिन सीढ़ियाँ क्यों? जब इस इमारत में लिफ्ट है तो फिर सीढ़ियाँ? लिफ्ट में आवाजाही 24 घंटे चलती है। हमें लिफ्ट में कोई मिल सकता है, जबकि सीढ़ियों में सन्नाटा होगा। फिर दोनों ने उसे उठाकर खड़ा किया और वैसे ही उठाए उसे बाहर ले चले जैसा कि शोभना ने सुझाया था। उन्होंने पहली मंजिल से आगे कदम रखा तो एकाएक नीचे से ऊपर को आते हुए कदमों की आहट हुई। शोभना ने आतंकित भाव से धर्मेश की तरफ देखा। खुद धर्मेश के गले की घंटी जोर से उछली। सीढ़ियों के मोड़ पर एड़ियाँ ठकठकाती एक स्कर्टधारी युवती ऊपर को आती दिखाई दी। उन्हें देखकर वो ठिठकी। क्या है? वो सशंक भाव से बोली। कुछ नहीं, ज़्यादा पी गया है ये। हो। तत्काल वो आगे बढ़ी और उनकी बगल से गुजरी। मोड़ पर पहुंचकर धर्मेश ने पीछे झांका तो पाया वो युवती ऊपर सीढ़ियों के धाने पर ठिठकी खड़ी थी और आंखें सिकोड़े उधर ही देख रही थी। उसकी धर्मेश की निगाह मिली तो वह तत्काल घूमी और पूर्ववत एड़ियाँ ठकठकाती हुई आगे बढ़ गई। उन्होंने भी आगे कदम बढ़ाए। कौन थी ये? 3रे माले पर रहती है। मार्गरेट नाम है इसका। टेलीफोन एक्सचेंज में ट्रंक ऑपरेटर है। अमूमन सुबह घर आती है। तकदीर की मार आज इसे इसी वक्त लौटना था, सीढ़ियों के रास्ते, जिधर के इस वक्त कोई आता जाता नहीं, कोई मिलता नहीं। मैं क्या बोलूँ? कोई पंगा तो नहीं करेगी? क्या पंगा करेगी? चली तो गई चुपचाप। आगे जाकर रुक गई थी। शक की निगाहों से हमारी तरफ देख रही थी। मेरे से निगाह मिली तो आगे बढ़ी है वो। अच्छा, तो अब जो होगा देखा जाएगा। अब बीच रास्ते में हम कर भी क्या सकते थे उसकी बाबत। धर्मेश खामोश रहा। वे जैन तक पहुँचे। उन्होंने लाश को पैसेंजर सीट पर धकेला। धर्मेश ड्राइविंग सीट पर बैठा और शोभना कार में पीछे सवार हुई। किधर चलें? धर्मेश इंजन स्टार्ट करते हुए बोला। किधर भी, लेकिन यहाँ से दूर, बहुत दूर। वापस बोरीबंदर जाना ही ठीक होगा। कार वहीं खड़ी पाई जाएगी तो लगेगा कि वो वहाँ से रवाना तो हुआ था, लेकिन किसी मुकाम पर नहीं पहुँच पाया था। हाँ, ये ठीक रहेगा। धर्मेश ने कार को तुलसी पाइप रोड पर दौड़ाया। खामोशी से कार आगे दौड़ती गई। रेस कोर्स के करीब एकाएक कार की रफ्तार कम होने लगी। क्या हुआ? रोड ब्लॉक है। हे भगवान! सड़क पर नाकाबंदी हुई थी और वहाँ कई वर्दीधारी पुलिसिये मौजूद थे। वहाँ एक एक वाहन को चेक करके नाकाबंदी से गुजरने दिया जा रहा था। एक 3 फीती वाला हवलदार उनकी कार के करीब पहुँचा। उसके हाथ में एक रजिस्टर था जिसमें उसने पहले कार का मेक और नंबर दर्ज किया और फिर उसकी ड्राइविंग साइड में धर्मेश के करीब पहुंचा। किधर से आता है? वो बांद्रा से। धर्मेश बड़ी मुश्किल से कह पाया। किधर जाने का?
कोलापा। लाइसेंस। धर्मेश ने दिखाया। डिक्की खोलो। कार से निकले बिना धर्मेश ने वो लीवर उमेठा जिससे डिक्की खुलती थी। हवलदार पीछे को चल दिया। एकाएक धर्मेश का दिल धाड़ धाड़ उसकी पसलियों के साथ टकराने लगा था। पराई कार थी, पता नहीं डिक्की में क्या था। हवलदार ने डिक्की को खोलकर भीतर झाँका, उसे बंद किया, वापस लौटा। क्या बात है हवलदार साहब, रास्ते में कोई दो रंगी स्वराज माजदा मिनी बस देखी? नहीं, क्यों? इससे क्या हुआ है? जी ये टुन है, ठीक हो जाएगा। ओके, बढ़ो आगे। धर्मेश की जान में जान आई। तत्काल उसने कार आगे बढ़ाई। शोभना ने भी चैन की मील लंबी सांस ली। क्या बात थी? क्या पता, कोई वारदात हुई होगी शायद, उसी वजह से नाकाबंदी खड़ी की गई होगी। सुबह अखबार पढ़ के ही पता चलेगा कि क्या हुआ था। अगर वो हमें कार से बाहर निकलने को कहता तो हो जाता काम। फिर बाकी की रात हवालात में कटती और बाकी की ज़िंदगी जेल में। भगवान के लिए कार से जल्दी पीछा छुड़ाओ, मुझे तो अब 1 सेकंड भी इसके भीतर बैठना गवारा नहीं है। हौसला रख, लेकिन चुप बैठ प्लीज़। तू हल्ला करेगी तो मैं ही कार छोड़ के भाग जाऊंगा। हो नो, फिर कहना मान। वो खामोश हो गई। बाकी रास्ते कार में पूरी खामोशी व्याप्त रही। कार फोर्ट के इलाके में पहुंची। वो आज़ाद मैदान पार कर गई तो धर्मेश ने उसे रोका। उतर, वो धीरे से बोला। शोभना बिना कोई सवाल के खामोशी से कार में से उतर गई। धर्मेश ने कार को यू टर्न देकर उसका रुख दादर की तरफ किया और फिर कार को पटरी पर चढ़ाकर एक बिजली के खंभे से टकरा दिया। फुर्ती से कार से निकलकर उसने हतप्राण की लाश को ड्राइविंग सीट पर पहुंचा दिया और उसे औंधे मुंह स्टीयरिंग पर डाल दिया। फिर वो लंबे डग भरता शोभना के करीब पहुंचा। लगेगा कि नशे में एक्सीडेंट कर बैठा और दिल का जानलेवा दौरा पड़ गया, वो बोला। पीछे कार का नंबर नोट हुआ था, वो सशंक भाव से बोली। तो क्या हुआ? पुलिस को नंबर से कुछ याद आएगा तो यही याद आएगा ना कि हमारे साथ एक पैसेंजर ऐसा था जो कि टुन था। हमारे कोलाबा उतर जाने के बाद उसने वापसी में कार खुद चलाई होगी और एक्सीडेंट कर बैठा। शोभना के चेहरे पर आश्वासन के भाव नहीं आए। घबरा नहीं, कुछ नहीं होता। कार के नंबर के साथ हमारा नाम दर्ज नहीं था। कार में लाश पड़ी है, इस बात की खबर भी सवेरा होने से पहले नहीं लगने वाली। तब नाके की और यहाँ की वारदात का आपस में कोई रिश्ता जोड़ना आसान काम नहीं होगा भी तो इतने बड़े शहर में कार के बाकी 2 पैसेंजर को तलाश कर लेना कोई हंसी खेल नहीं है। मौत की खबर आम होने पर पैसेंजर से भी तो अपेक्षित होता है कि वो खुद सामने आए। कैसे होगा? हम तो इसे जानते तक नहीं। लेकिन पुलिस को तो ये बात नहीं मालूम। यूं कोई सामने नहीं आएगा तो यही समझा जाएगा कि मरने वाले ने किसी पार्टी में किन्हीं 2 लोगों को लिफ्ट दी थी। लिफ्ट लेने वाला कार खुद थोड़ी ही चलाने लगता है। कई बार होता है ऐसा, हालात पर निर्भर करता है। हमने उसे टुन बताया था। पुलिस समझेगी कि उसने लिफ्ट ही शायद इसलिए दी थी कि बांद्रा से लेकर कोलाबा तक के लंबे रास्ते में कार उससे न चलानी पड़े। हाँ, वो फैसला तय हो जाने के बाद तब उसकी हालत कदरन सुधर गई थी, इसलिए वापसी में वो कार खुद चलाने लगा था। लेकिन जाहिर है कि हालत उतनी नहीं सुधरी थी जितनी कि कार चलाने लायक सुधरनी चाहिए थी, इसलिए वो एक्सीडेंट कर बैठा। यानी कि हमें कोई खतरा नहीं। अब लगता तो ऐसे ही है। बढ़िया। फिर दोनों ने एक टैक्सी पकड़ी और वापस दादर लौटे। धर्मेश ने टैक्सी शोभना के फ्लैट वाली इमारत के सामने रुकवाई। तुम उतर जाओ, मैं इसी पर आगे वर्सोवा चला जाऊंगा। नहीं, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ मेरे साथ ऊपर चलो। अनमने भाव से धर्मेश ने टैक्सी का भाड़ा चुकाया और उसके साथ हो लिया। उस रात को वो घर ना जा सका। मंगलवार 17 फरवरी, चिपलन। वो एक मिनी बस थी जो बॉम्बे गोवा रोड पर दौड़ रही थी। बस के भारी भरकम ड्राइवर का नाम डॉन पेड्रो था और वो ही उसका मालिक था। बस को वो बड़े गर्व से डॉन पेड्रो इंटरस्टेट बस लाइन कहता था। बस में 17 सवारियों के बैठने की जगह थी, लेकिन रश के मौसम में वो उसमें 30 तक भी भर लेता था। उसकी बस का ना कोई निर्धारित टाइम टेबल था, ना निर्धारित रूट था और ना ही निर्धारित किराया था। उसका स्थायी ठिकाना पणजी था और वो जिधर की भी ज़्यादा सवारियां पाता था उधर चल पड़ता था। वैसे उसका पसंदीदा रूट वही था जिस पर कि वो उस घड़ी चल रहा था, यानी कि गोवा टू मुंबई, मुंबई टू गोवा।
पिछले रोज़ पणजी में उसे एक जापानी टूरिस्ट पार्टी मिल गई थी, जिन्हें वो पहले गोवा की सैर कराता रहा था और फिर बस पर ही फिगारो आइलैंड छोड़कर आया था। फिगारो आइलैंड एन समुद्र के बीच में था, लेकिन जो स्टीमर वहाँ जाते थे उनमें से अधिकतर पर मुसाफिरों समेत बस ही चढ़ जाती थी। लिहाजा मुसाफिर बस में ही बैठे रहते थे और बस आइलैंड की खुशकी पर पहुँच जाती थी। आज उसे वापसी में फिगारो आइलैंड से ही कई सवारियां मुंबई और उसके रास्ते के लंबे रूट की मिल गई थी, इसलिए वो खुशी खुशी अपनी पसंदीदा रूट पर रवाना हो गया था। दोपहर बाद वह फिगारो आइलैंड से चल पाया था और अब चिपलन पहुंचने वाला था, जो कि बॉम्बे गोवा रूट के आधे रास्ते में था। मिनी बस में उस वक्त केवल 10 सवारियां थीं, जिनमें से 3 ही एन मुंबई तक की थीं। उन 3 सवारियों में एक वो ब्राउन सूट और ब्राउन फ्लैट हैट वाला काफ़ी सम्रांत और रौबदार लगने वाला व्यक्ति था, जो कि फिगारो आइलैंड से ही बस में सवार हुआ था। ब्राउन सूट और हैट वाला बस के रवाना होने के वक्त दौड़ता हुआ पायर तक पहुंचा था और यूं चलती बस में सवार हुआ था जैसे वो बस छूट जाती तो उसकी जान पड़ा बनती। उसने मुंबई का नाम लिया था तो पेड्रो ने पणजी से थोड़ा आगे कोलवा उतर जाने वाली एक सवारी को सीट से उठाकर उसके बैठने की जगह बनाई थी। आगे हाईवे पर उसका एक जाना पहचाना बार एंड रेस्टोरेंट था। पेड्रो ने बस को उसके कंपाउंड में दाखिल करके रोका, बोला 10 मिनट। फिर वो खुद भी ड्राइविंग सीट पर से नीचे कूदा और रेस्टोरेंट की इमारत के पिछवाड़े की तरफ बढ़ा, जिधर की मैनेजर का ऑफिस था, जो उसका दोस्त था। सुनो, वो ठिठका। घूमकर उसने देखा कि उसका ब्राउन सूट और हैट वाला पैसेंजर बस से उतरकर उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। पेड्रो ने तब उसे गौर से देखा। वो कोई 45 साल का अच्छी तंदुरुस्ती वाला शख्स था, जो कि कीमती सूट और हैट पहने था। उसका चेहरा रौबदार था, जिस पर मोटी मूछें थीं और भारी भवें थी। उसका माथा चौड़ा था और कान अपेक्षाकृत बड़े बड़े थे। उसने फेल्ट हैट माथे पर बहुत नीचे झुकाकर पहना हुआ था, जिसकी वजह से उसके सर के बाल नुमाया नहीं थे। अलबत्ता वो कनपट्टियों पर से सफ़ेद थे। ऐसा हैट के बावजूद भी साफ दिखाई दे रहा था। सूरज से वो बहुत संजीदा लगता था और आंखों से पशेमान। कद उसका पेड्रो के बराबर ही, यानी कि कोई 5.5 फुट था। गोवानी तो वो हरगिज़ नहीं था, अलबत्ता मराठा हो सकता था। सामान के नाम पर उसके पास एक हैंडबैग ही था, जो वो उस घड़ी भी उठाए हुए था। यस, अभी हम कहाँ पहुँचेंगे? ब्राउन सूट वाले ने पूछा। चिपलन। वहाँ से आगे की सवारियाँ कितनी हैं? तुम्हारे अलावा 2 और। कहाँ की? तुम्हारे ही तरह, मुंबई की। यानी कि चिपलन में तुम्हारी बस एक तरह से खाली हो जाएगी। हाँ। चिपलन से आगे को सवारियाँ मिल जाएंगी? शायद मिल जाए। रात बहुत हो गई है, शायद ना भी मिले। मैं शेड्यूल से 3 घंटे लेट हूँ ना, इसलिए। 3 घंटे लेट होने की वजह बस का रास्ते में बिगड़ जाना था। उस घड़ी रात के 10 बजे थे। नाइट ड्राइविंग में दिक्कत तो नहीं होती? क्या दिक्कत है, आदत है हमें तो, पेड्रो लापरवाही से बोला। फिर भी आराम का मौका मिले और कमाई भी पूरी हो जाए तो क्या परेशानी है? मतलब? आज अपना रूट चिपलन में ही ब्रेक कर दो। फिर तुम मुंबई कैसे पहुंचेगा? मैं भी मुंबई पहुंचने का ख्याल छोड़ दूंगा। और मुंबई के जो 2 पैसेंजर, उनको किसी और बस में चढ़ा देना, उनका किराया वापस कर देना। जो मुनासिब लगे करना, रोकड़ा मैं भरूंगा। पर बोल देना बस रास्ते में फिर बिगड़ सकती है, जो कि रात के वक्त उनके लिए ज़्यादा मुनासिब का बायस नहीं होगी। पर मुझे तो चिपलन से और सवारियाँ भी तो मिल सकती हैं। उनसे जो किराया तुम्हें कमाना है वो मैं भर दूंगा। क्यों, तुम्हारे को क्या मांगता मैन? मेरे को रेस्ट मांगता है। तुम्हारे को भी रेस्ट मांगता होगा। अभी मुंबई यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है। दिन चढ़े जाकर मुंबई लगोगे, यानी कि सारी रात तुमको बस चलानी पड़ेगी। क्या वांदा है? कोई वांदा नहीं, लेकिन कमाई पूरी हो और बस ना चलानी पड़े तो भी क्या वांदा है? वही तो। तुमरे को क्या मांगता है मैन? बोला ना, रेस्ट मांगता है। रेस्ट के बाद सुबह तुम मुझे अकेले पैसेंजर को वापसी पणजी लेकर चलोगे। अकेले पैसेंजर को? हाँ, माता फिरेला है ये, क्या टैक्सी है? समझ लो टैक्सी है। मैं पूरा रोकड़ा भरूंगा। पूरा रोकड़ा? तुम समझना तुम चिपलन से पणजी भरी लेकर गए हो। पणजी जाएगा खाली एक पैसेंजर? हाँ। तुम? हाँ हाँ, सुबह 7 बजे हम यहाँ से रवाना होंगे, ताकि हम दोपहर तक वापस पणजी पहुँच सकें।
बॉस, पीछू कुछ रह गया का? क्या मतलब? अभी उधर से आया, अभी का अभी वापस लौटना मांगता है तो तुम्हें उन बातों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम मेरी पेशकश कबूल करो और अपना किराया बोलो। एडवांस लेगा? हाँ हाँ, एडवांस ही देगा। तुम साला सुबह बस में बैठने को ना आया तो मेरा तो धंधा गया ना काम से। आई अंडरस्टैंड, मैं अभी एडवांस देता हूँ, रकम बोलो। पेड्रो ने मन ही मन भरी बस के किराए का हिसाब लगाया और फिर इत्मीनान से रकम को डबल कर दिया। 5-6 हज़ार। एन वक्त पर डबल रकम में भी इजाफा करते हुए वो बोला, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे मंजूर है। उसने उसे 500 के 12 नोट सौंपे। पेड्रो की तबीयत बाग बाग हो गई। सांता मरिया, वो मन ही मन बोला, ऐसा पैसेंजर रोज़ रोज़ मिले। मैं रसीद देता हूँ। ज़रूरत नहीं, ब्राउन सूट वाला बोला। बॉस, मैं रोकड़ा लेकर रात को इधर से नक्की किया तो समझना तुम्हारी तकदीर ने भी तुमको नक्की किया। क्या? फिर न बस रहेगी और न बस वाला। पेड्रो के शरीर में ठंडक की लहर दौड़ गई। वो लफ्ज़ उस शख्स ने ऐसा कहर बरपा ढंग से कहा कि वो हक बकाया सा उसका मुंह देखता रह गया। बशर्ते कि तुम बस को चांद पर ले जाकर न चलाने लगो। हाँ हाँ, बहुत कड़क बोलता है बॉस, पेड्रो खिसियाया सा बोला। ब्राउन सूट वाला खामोश रहा। मैं रसीद देता है, बोला ना, ज़रूरत नहीं। ठीक है, मर्जी तुम्हारी। आप बार में चलो, मैं बस में जाकर बैठता हूँ। तुम्हारा नाम बॉस? क्यों पूछते हो? रसीद पर लिखना होगा। ज़रूरत नहीं, ऐसे ही चलेगा। फिर तत्काल वो घूमा और लंबे डग भरता वापस बस की ओर बढ़ा। पेड्रो मैनेजर के कमरे में पहुंचा। वहाँ से कागज़ और बॉल पेन हासिल करके उसने कागज़ पर लिखा, चिपलन से पणजी का फुल बस फेयर 6,000 रुपये वसूल पाए। डॉन पेड्रो इंटरस्टेट बस लाइन, पणजी गोवा। 6,000 रुपये, ग्रेट, जस्ट ग्रेट। अब चिपलन से आगे बस चलाने की उसकी जिम्मेदारी ख़त्म थी, इसलिए वो बार में पहुंचा, जहां कि उसने आनन फानन रम के 2 पैक हलक में उतारे। जब तक वो वापस बस में पहुंचा तब तक सारे पैसेंजर भी वापस आ चुके थे। तत्काल उसने बस को हाईवे पर आगे बढ़ा दिया। ये कार पणजी नहीं पहुंचने वाली, धर्मेश ठाकुर भुनभुनाता हुआ बोला। कार डीजल के एम्बेसडर थी, जिसका कि मुंबई में शोभना शेट्टी ने इंतज़ाम किया था। प्रोग्राम के मुताबिक वो कार जब धर्मेश ने क्रॉफोर्ड मार्केट की पार्किंग से उठाई थी तभी उसका माथा ठनका था, लेकिन न तब शोभना से संपर्क का कोई साधन बाकी रह गया था और न वो खुद उस कार की जगह किसी और कार का इंतज़ाम कर सकता था। शाम को पूरी सावधानी से कार चलाता वो शहर से बाहर को जाने वाले रूट को अपना रहा था। पूर्व निर्धारित प्रोग्राम के मुताबिक पनवल पहुंचने पर उसे शोभना वहां मिल गई थी, जिसने इस बात की तस्दीक की थी कि कोई उसके पीछे नहीं लगा था। अब ड्राइव पर उन्हें 4 घंटे होने को आ रहे थे और इस दौरान 2 बार कार का इंजन बंद हो चुका था। शुभ शुभ बोलो, शोभना आशंकित स्वर में बोली। कोई बेहतर कार नहीं मिली? मिली होती तो क्या ही कहती, यही लेंगे। लानत, छोटा मोटा नुक्स हर कार में आ जाता है, देख लेना, हम बिना किसी परेशानी के पणजी पहुंच जाएंगे। अरे परेशानी से ही पहुंच जाएं तो भी गनीमत है। ठीक ही तो चल रही है ना आप। और तभी इंजन फिर खड़खड़ करने लगा। लो देखो। शोभना खामोश रही। इसे किसी मिस्त्री को दिखाना होगा। इस वक्त यहाँ कहाँ मिलेगा कोई मिस्त्री? राह चलते तो कहाँ से मिलेगा, अलबत्ता आगे कहीं आबादी आएगी तो रुक जाएंगे ना। इस वक्त हम कहाँ से गुजर रहे हैं? अभी खेत पीछे छूटा है। अच्छा होता मिस्त्री को कार दिखाने का आइडिया तुम्हें पहले आया होता, वहीं रुक जाते। अब आगे क्या आएगा? चिपलन। दुआ करो वहाँ तक हम सेफ पहुँच जाएं, फिर कोई मिस्त्री तलाश करेंगे। ठीक है। ब्राउन सूट वाला आदमी अपने से अगली सीट की पीठ से अपने घुटने सटाए गठरीर सा बना बस में बैठा हुआ था। उसकी आंखें मुंदी हुई थी और अपना हैट उसने मुंदी हुई आंखों के ऊपर तक खींच लिया था। उसके जहन पर बार बार फिगारो आइलैंड का अक्स उभर रहा था, जहाँ की वो भाई के आदमियों की निगाह में आने से बाल बाल बचा था। वो दौड़ कर पायर पर पहुँचा था तो उसने एक मिनी बस को स्टीमर पर चढ़ने के लिए तैयार पाया था। बिना ये जाने कि आगे बस की मंजिल कौन सी थी, वो उस पर सवार हो गया था। पणजी पहुंचकर ही उसे पता चला कि बस आगे मुंबई जा रही थी, लिहाजा उसने मुंबई का टिकट ले लिया था।
सारे रास्ते बस से सवारियों के चढ़ने उतरने का सिलसिला चलता रहा था। उसने बस के हर नए मुसाफिर को परखा था, लेकिन कोई उसे भाई का आदमी नहीं लगा था, कोई उसे अपने पीछे पड़ा नहीं लगा था। एक बात से वैसे वो बेखौफ था, भाई का कोई आम आदमी सिर्फ उसकी निगरानी कर सकता था, उस पर हाथ डालने की ज़रूरत नहीं कर सकता था। आखिर वो भाई का विश्वास पात्र लेफ्टिनेंट था। अपनी निगरानी का कोई नतीजा वो आगे भाई तक पहुंचा सकता था, और फिर भाई अपना कोई ख़ास आदमी, जैसे कि वो आधा चांद गोतमारे या वो जटाशंकर भंवरलाल या भाई का खास जल्लाद टीकाराम या कोई और, उस पर हाथ डालने के लिए तैनात किया जा सकता था। बहरहाल अब उसे गारंटी थी कि वो किसी की भी निगाहों में नहीं था, इसलिए उसने पणजी वापस लौटने का फैसला किया था ताकि वो माल के करीब रह पाता। बम्बई जाने का उसका वैसे भी कोई इरादा नहीं था। हकीकतन उसकी मंजिल चिपलन ही थी। 11 बजे बस चिपलन पर जाकर लगी। तमाम पैसेंजर बस से उतरे। ब्राउन सूट वाला भी उतरा। उसने अपना हैट सर से उतार कर अपने हाथों में ले लिया और बार बार अपने उलझे बालों में उंगलियां फिरा रहा था और आंखों को सहला रहा था। वो जमाइयाँ लेता बस के पहलू से लगकर खड़ा हो गया। पेड्रो उसके करीब पहुंचा। तुम्हारी रसीद बॉस। वो एक तय किया हुआ कागज़ अपने मेहरबान पैसेंजर की ओर बढ़ाता हुआ बोला। अरे रखो ना इसे अपने पास, पणजी चलकर ले लेंगे। अभी ले लो बॉस, बाद में भूल जाएगा। ठीक है। उसने रसीद ले ली और लापरवाही से उसे हाथ में थमे फेल्ट हैट के बैंड में खोस लिया। 7 बजे रवाना होंगे, पेड्रो बोला। हाँ, मैं इधर ही मिलेगा। बढ़िया। यहाँ कोई लोकल सवारी कहाँ से मिलेगी? उधर। पेड्रो ने एक तरफ हाथ बढ़ाया। टैक्सी स्टैंड है बॉस। ब्राउन सूट वाला सहमति में सर हिलाता तत्काल उधर बढ़ गया। एक संकरी सी गली में उसके दहाने के करीब काली फेट खड़ी थी। फेट की अगली सीट पर गोतमारे और भंवरलाल बैठे खामोशी से सिगरेट के कश लगा रहे थे। अपनी उस स्थिति से उन्हें सामने बस स्टैंड का निर्बाध नज़ारा हो रहा था। बेकार, एकाएक गोतमारे भुनभुनाया। क्या क्या बेकार? स्टीयरिंग के पीछे बैठा भंवरलाल सक पकाया। बेकार रात खोटी कर रहे हैं। भंवरलाल ने अंधेरे में घूर कर अपने जोड़ीदार को देखा। उसने कोई सख्त बात कहने के लिए मुंह खोला ही था, लेकिन फिर इरादा बदल दिया। भाई का हुक्म है। वो तो है, तभी तो यहाँ बैठे हैं। भाई तक खबर पहुँची है कि हमारे आदमी की शक्ल सूरत का कोई आदमी शाम को पणजी से मुंबई की किसी बस पर सवार हुआ था। हमने उसको यहीं रास्ते में थामना है, इसलिए गोवा मुंबई रूट की हर बस पर निगाह रखनी है। इस जगह से हमें गोवा जाने की और जाती सड़क भी दिखाई दे रही है और बस स्टैंड भी। क्या पता उसकी बस गुजर गई हो। अगर उसने शाम को पणजी से बस पकड़ी होगी तो वो यहाँ से अभी नहीं गुजरी होगी। क्या पता उसने किसी और रूट की, मसलन बेंगलोर की या कर्नाटक की किसी और जगह की बस पकड़ी हो। भाई बोला मुंबई। क्या पता भाई को खबर पहुंचाने वाले ने पणजी में हमारे आदमी की शिनाख्ती गलत की हो। ऐसा नहीं हो सकता। भाई को कच्ची खबर देने का हौसला नहीं कर सकता कोई। क्या पता वो रास्ते में कहीं उतर गया हो। बकेजा, कौन रोकता है तुझे? जवाब ना सूझा तो झड़ी लगा दी। अबे साले टपोरी, हमारा काम हुक्म मानना है, मीन में एक निकालना नहीं। हाँ, आपस में तो बातें कर रहे हैं, कोई भाई को तो नहीं बोल रहे ना। ऐसी बात आपस में भी ना कर जो दिल बैठाने वाली हो। गोतमारे खामोश रहा। और दुआ कर अपने गणपति बप्पा से कि भाई की जानकारी सही हो और हमारा इंतज़ार रंग लाए। वो तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन हम चिपलन में क्यों हैं? क्या मतलब? अगर ये पक्का है कि उसने पणजी से मुंबई की बस पकड़ी है, तो जो इंतज़ार हम यहाँ इस कमबख्त मारी जगह पर कर रहे हैं वो हम मुंबई में भी तो कर सकते थे ना। कर सकते थे, लेकिन यहाँ उसको थामना हमारे लिए ज़्यादा आसान है। यहाँ उसकी बस रात के अंधेरे में पहुँचेगी, मुंबई उसके पहुँचने तक दिन चढ़ जाएगा। मुंबई में दिन दहाड़े उस पर हाथ डालना मुश्किल काम साबित हो सकता है। चिपलन ही क्यों? क्योंकि वो पिछले हफ्ते भी यहाँ आया था। ताज़ ज़िंदगी कभी उसने चिपलन में कदम नहीं रखा, फिर भी यहाँ आया था। हो सकता है उसके दिमाग में माल को इधर ही नक्की करने का कोई ज़रिया हो। इस लिहाज से उसके मुंबई पहुँचने की गारंटी हो या ना हो, चिपलन पहुँचने की गारंटी ज़्यादा है। ऐसे ही चे। फिर हम दादर वाली बाई के पीछे क्यों पड़े हुए थे? अबे खोटी अकल,
उस वक्त तक हमें भाई से ये खबर नहीं मिली थी कि वो पणजी से मुंबई की बस पकड़ता देखा गया था। ओ। कुछ क्षण खामोशी रही। वो गोतमारी फिर बोला, इधर कैसे नक्की करेगा माल? इधर कोई ग्राहक ठीक किया होगा उसने, यानी कि माल उसीच के पास है। हो सकता है भीड़ू, अगर हम उसके साथ साथ माल भी पकड़ पाए तो हमारी तो जय जय हो जाएगी। हाँ, ऐसे ही सोच, भाई की निगाह में हमारा भाव बढ़ जाएगा। बरोबर। बढ़िया। पढ़। अब क्या पढ़? ये इंतज़ार कब तक चलेगा? जब तक वो आ नहीं जाता तब तक सवेरा नहीं होगा। ओ, या सवेरा होने के बाद तक, अगला सवेरा होने तक, उससे भी अगला सवेरा होने तक। अब चुपचाप बैठ जा। ओ देख, एक मिनी बस आ रही है। भंवरलाल ने सड़क की ओर निगाह उठाई। गोवा टू मुंबई लिखा है। भंवरलाल का सर मशीन की तरह सहमति में हिला। अरे, अड्डे पर रुक गई। गोत मारे। एकाएक भंवरलाल का हाथ उसके कंधे पर पड़ा। वो तेजी स्वर में बोला, ओ वो देख, उस ब्राउन सूट वाले को देख रहा है जो बस से उतर रहा है? कौन कौन कौन? अरे वो जिसके एक हाथ में हैट है, दूसरे में बैग। वो देख, जिसकी तरफ ड्राइवर बढ़ रहा है। अबे ओ बात कर रहा है वो। ओ वही है यार, वो तो वही। हाँ वही है। भाई ने ये खबर दी होती तो काम आसान हो जाता। वो तो है, क्योंकि मिनी बस तो लंबे रूट पर चलती नहीं, इक्का दुक्का चलती है। मिसाल सामने। आ आ, थामे साले को। गोतमारे तत्काल अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलता हुआ बोला, अभी नहीं। क्यों? गोतमारे ठिठका। क्योंकि मैं कहता हूँ। भंवरलाल तीखे स्वर में बोला, हाँ हाँ वो तो सुना, पढ़ क्यों? देखता नहीं अड्डे पर कितने लोग जमा हैं। ओ, लेकिन वो खिसक गया तो? कहाँ खिसक जाएगा, ड्राइवर तो बस छोड़कर चल दिया। वो भी तो जा रहा है, देख, वो टैक्सी स्टैंड की तरफ जा रहा है। बढ़िया। क्या बढ़िया? हम टैक्सी के पीछे लगेंगे। फिर देख क्या होता है, बच के नहीं जाना पाएगा अपना भीड़ू। वो टैक्सी में सवार हो रहा है, टैक्सी जा रही है। हाँ हाँ देखा मैं, चुप बैठ। भंवरलाल इंजन स्टार्ट करते हुए बोला। कार खामोशी से गली में से निकली और आगे टैक्सी स्टैंड की ओर बढ़ी। वाह, जिस भीड़ू की तलाश में गोवा से मुंबई तक धक्के खाते फिरे, वो तो हमारी गोद में आकर गिरा। अभी कहाँ गिरा है, अभी काबू में आए तब ऐसा बोलना। अब क्या कसर है, कैसे निकल जाएगा, कहाँ निकलेगा वो? यानी कि टैक्सी के किसी सुनसान रास्ते पर पहुंचते ही हम उसे रोक लेंगे और फिर नक्को नक्को। ड्राइवर का लफड़ा नहीं मांगता, गवाह नहीं मांगता। हम उधर काबू करेंगे जिधर ये जाके लगेगा। किधर जाके लगेगा? पड़ जाएगा मालूम, पड़। चुप बैठा और तमाशा देख। गोतमारे फिर खामोश हो गया। बाप, टैक्सी ड्राइवर एकाएक बोला। ऊँगते से ब्राउन सूट वाले ने सर उठाया। कोई हमारे पीछू? क्या? वो काली फेट बस स्टैंड से हमारे पीछू। ब्राउन सूट वाला सन्नाटे में आ गया। सावधानी से गर्दन घुमाकर उसने पीछे सड़क पर देखा, जहाँ काली फेट कार टैक्सी की ही रफ्तार से दौड़ रही थी और जिसका कि टैक्सी से आगे निकलने का कोई इरादा नहीं मालूम होता था। क्या उसकी अब तक की सारी सावधानी बेकार गई थी? कार में 2 आदमी सवार मालूम होते थे। मौजूदा हालत में उनकी सूरत देख पाना नामुमकिन था। रफ्तार घटाना ज़रा, वो दबे स्वर में ड्राइवर से बोला। ड्राइवर ने आदेश का पालन किया। तत्काल पीछे आती फेट की भी रफ्तार घटी। तेज़ करो। टैक्सी की रफ्तार बढ़ी तो तत्काल फेट ने भी स्पीड पकड़ ली। अब फिलहाल हराबाग जाने का ख्याल छोड़ दो। ब्राउन सूट वाला उस स्थान का नाम लेता हुआ बोला जहाँ के लिए उसने टैक्सी की थी। आगे जो भी क्रॉस रोड आए उस पर दाएं बाएं किधर भी मुड़ जाना। ड्राइवर ने सहमति में सर हिलाया। कुछ ही क्षण बाद एक चौराहा आया जिस पर टैक्सी बाएं मुड़ गई। फेट ने भी उसके पीछे तत्काल बायां मोड़ काटा। अब ब्राउन सूट वाला साफ साफ भयभीत दिखाई देने लगा था। सुनो, इस कार से पीछा छुड़ा सकते हो, मैं तुम्हें दुगना भाड़ा दूंगा, तिगना दूंगा। लेकिन टैक्सी ड्राइवर पहले ही इनकार में सर हिला रहा था। टैक्सी पुरानी है बाप, स्पीड नहीं पकड़ती। ऊपर से रास्ते सुनसान पड़े हैं, कैसे होएगा? कोशिश तो करो। कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे काम हैवी ट्रैफिक में मुमकिन होते हैं। इतनी रात गए ट्रैफिक किधर रीच है? इधर कहीं कोई रेस्टोरेंट खुला होगा?
करीबी एक बार है, रात 1 बजे तक खुलता है। हाँ वहीं पहुँचो। किस्सा क्या है बाप? वो फिएट क्यों पीछू लगेला है? तुम नहीं समझोगे। मेरे को तो कोई मवाली लोग मालूम होएगा, पता नहीं कौन है। मैं कोई गलाटा नहीं मांगता, कोई पंगा नहीं मांगता। कोई पंगा नहीं है तो तुम्हारे साथ नहीं है। क्या पता चलता है? मैं तुमरे को बार पर उतार कर उधर से नक्की करना मांगता। हरगिज़ नहीं, तुम्हें वहाँ रुकना होगा। नको, मैं बोला ना, मैं कोई पंगा नहीं मांगता। मैं भी बोला ना, कोई पंगा नहीं होगा। तभी आगे एक इमारत दिखाई दी जिस पर नियॉन साइन में बार लिखा था। टैक्सी की रफ्तार घटी। यहाँ नहीं, ए बार है बाप। मुझे दिखाई दे रहा है लेकिन उजाड़ पड़ा है। किसी ऐसी जगह चलो जहाँ भीड़ भाड़ हो। भीड़ भाड़ नहीं तो 4 बंदे तो दिखाई दे। पढ़ बाप। और किसी सलीके के बार पर पहुँचो। ये बार नहीं, बेवड़े का अड्डा है। पढ़। सुना नहीं? तत्काल टैक्सी ने दोबारा रफ्तार पकड़ ली। वो उस बार के आगे से गुजर गई और फिर आगे सड़क पर दौड़ने लगी। पीछे आती फीट की रफ्तार भी तेज हुई। थोड़ी देर बाद टैक्सी एक 2 मंजिला इमारत के करीब पहुंची जिसके निचली मकान से म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी। उस इमारत पर भी बार का साइन बोर्ड लगा हुआ था। रोको। ड्राइवर ने टैक्सी रोकी। ब्राउन सूट वाले ने अपने पहलू में पड़ा बैग सीट पर से उठाया। उसने उसकी जिप खोलकर भीतर से एक पैकेट बरामद किया। उसने पैकेट को कोट की भीतरी जेब में धकेलने की कोशिश की तो पाया कि वो उसमें नहीं समा रहा था। उसने एक आहसी भरी और फिर पैकेट को वापस यथापूर्व बैग के हवाले कर दिया। रियर व्यू मिरर में से ड्राइवर अपलक अपने पैसेंजर के हर कार्यकलाप को नोट कर रहा था। ब्राउन सूट वाले ने बैग संभाला और फिर टैक्सी से बाहर निकलकर आगे उसके ड्राइविंग साइड में पहुंचा। उसने कार की खुली खिड़की में से भीतर हाथ डाला और इग्निशन में लगी चाबी के सहारे झूलती चाबियों के गुच्छे को अपने कब्जे में कर लिया। क्या क्या करता बाप? इधर ही ठहरने का है, समझा? पढ़। ब्राउन सूट वाले ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। वो घूमा और इमारत के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। भंवरलाल ने फिएट को ब्रेक लगाई। उसे हमारी खबर लग गई मालूम होती है, गोत मारे बोला। वो तो लगनी ही थी, पर क्या वांदा है? भंवरलाल बोला। वो होशियार हो गया होगा, और खौफजदा भी। दब निकल रहा होगा साले का। अब भंवरलाल ने कार रोकी। ब्राउन सूट वाला तब तक इमारत में दाखिल हो चुका था। अगर पीछू से कोई रास्ता हुआ तो वो खिसक जाएगा। कहीं नहीं खिसक जाएगा। वो कहाँ जाएगा खिसक कर? अभी तो वो हमारी निगाहों के सामने है ना, भंवरलाल ने कहा। क्या? उधर बार के दरवाजे के बाजू की शीशे की खिड़की में देख, कुछ दिखाई दिया? हाँ वही है। क्या कर रहा है? फ़ोन कर रहा है। बरोबर, पर क्यों फ़ोन कर रहा है? किससे? ज़रूर मदद बुला रहा होगा। हाँ, देख लेंगे मददगार को भी। तू अभी हौसला रख। लेकिन गौतमारे उसकी सलाह पर अमल ना कर पाया। वो बार बार बेचैनी से पहलू बदलने लगा। भंवरलाल का दायां हाथ कोट की उधर की जेब में रखे रिवॉल्वर पर पड़ा। उसने रिवॉल्वर को बाहर निकालने का उपक्रम किया और फिर कुछ सोचकर हाथ ढीला छोड़ दिया। तू उधर जा। वो अपनी ओर का दरवाज़ा खोलता हुआ बोला। किधर जाऊं? इधर आ तू, इधर आ, ड्राइविंग सीट पर। ओह ठीक है ठीक है। भंवरलाल बाहर निकला तो गोत मारे उसकी जगह ड्राइविंग सीट पर सरक गया। भंवरलाल टैक्सी का सामने से घेरा काट कर टैक्सी में उसकी जगह आ बैठा। तब उसने जेब से रिवॉल्वर निकाली और उसे अपनी दाईं जांघ के नीचे दबाकर सीट पर रख लिया। कोई मदद काम नहीं आने वाली साले के। फिर वो पूरे विश्वास के साथ बोला। तू गलती कर रहा है, मैं कहता हूँ हमें अभी उसे। चुप। ब्राउन सूट वाला रिसीवर कान से लगाए टेलीफोन पर तेजी से एक नंबर डायल कर रहा था। शीशे की खिड़की में से उसे बाहर आंख खड़ी हुई काली फेट दिखाई दे रही थी और उसे बड़ी शिद्दत से एहसास हो रहा था कि वो भारी खतरे के बहुत करीब था। उसने बार में निगाह दौड़ाई। बार काउंटर पर बारमैन मौजूद था, जो कि वस्तु था बार का मालिक भी था, और उसके सामने ऊंचे स्टूल्स पर 2 कस्टमर बैठे हुए थे। एक कोने की टेबल पर ऊँगता सा एक आदमी मौजूद था और पिछवाड़े के झूलते दरवाजे के करीब एक वेटर खड़ा जमाइयाँ ले रहा था। ब्राउन सूट वाले को कुछ राहत महसूस हुई। इतने लोग भी कम नहीं थे। वो दोनों इतने लोगों के सामने उस पर हाथ डालने की ज़रूरत नहीं कर सकते थे। वो ज़रूर बार बंद होने का और फिर उसके खाली होने का इंतज़ार करते, जो कि लगता था किसी भी क्षण हो सकता था। फ़ोन पर घंटी जा रही थी। वो बार बार पहलू बदल रहा था
और बेचैनी से खिड़की से बाहर देख रहा था। एकाएक घंटी बजनी बंद हो गई। हेलो, कौन? मिस्टर हजारे? हाँ, कौन? उसने माउथपीस के साथ मुंह जोड़कर अपना नाम लिया। कहाँ हो? यहीं आपके शहर में। इस वक्त क्यों फ़ोन किया? इसी वक्त यहाँ पहुँचा। ये कोई वक्त है? बस खराब हो गई थी, 3 घंटे रास्ते में ही अटका रहा। सुबह होने का इंतज़ार किया होता। मैं नहीं कर सकता था। क्यों? हालात ऐसे बन गए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ कोई मेरी ताक में होगा। मेरी उम्मीद गलत निकली, इसलिए फ़ौरन आपसे संपर्क करना ज़रूरी था। अब क्या चाहते हो? सौदे का फाइनल फेज़ मुकम्मल करना चाहता हूँ। और क्या चाहता हूँ? ओह, मैंने यही खबर करने के लिए फ़ोन किया था कि मैं आपके पास पहुँच रहा हूँ। अरे हरगिज़ ऐसा मत करना। वजह? वजह मेरे से पूछ रहे हो? अभी खुद कह के हटे हो कि यहाँ कोई लोग तुम्हारी ताक में हैं, फिर भी यहाँ आना चाहते हो। अपने साथ मुझे भी मरवाओगे? तो फिर बात कैसे बनेगी? बनेगी वैसे ही बनेगी जैसा कि करार हुआ था, लेकिन पहले तुम उन लोगों से पीछा छुड़वाओ जो तुम्हारी ताक में है, फिर आपके पास पहुँचूँ। नहीं, फिर भी नहीं। जब तुम्हें गारंटी हो जाए कि वो लोग तुम्हारे पीछे नहीं थे तो फिर फ़ोन लगाना, तब मैं आपके पास पहुँचूँ। तब मैं तुम्हारे पास पहुँचूँगा। कहाँ? जब दोबारा फ़ोन करोगे तो सेटल कर लेंगे। ठीक है, मैं दोबारा फ़ोन करूँगा, लेकिन फ़ोन पर उपलब्ध रहिएगा। रिसीवर ऑफ करके सो नहीं जाइएगा। पागल हुए हो? जिस सौदे में हम दोनों का फ़ायदा है उसके सिरे पर पहुंचकर अब मैं ये हरकत करूँगा? खातिर जमा रखो। जब फ़ोन करोगे मुझे लाइन पर पाओगे। शुक्रिया। लाइन कट गई। उसने एक सावधान निगाह फिर शीशे की खिड़की से बाहर डाली और फिर एक नया नंबर डायल करने लगा। हेलो, किसी का मशीनी स्वर उसके कान में पड़ा। होटल पैरामाउंट, रिसेप्शन प्लीज़, वो सावधान स्वर में बोला। 1 मिनट सर, वो प्रतीक्षा करने लगा। रह रह कर उसकी निगाह खिड़की की तरफ उठ जाती थी। वो अब भी हैरान था कि उन लोगों को उसकी खबर कैसे लग गई थी। किसी को उसकी मंजिल की खबर नहीं थी। किसी ने उसे फिगारो आइलैंड से बस में सवार होते नहीं देखा था। सारे रास्ते कोई ऐसा शख्स उसे नहीं मिला था जिसकी निगाह उस पर हो। तो फिर कैसे? हेलो, रिसेप्शन, उसके कान में एक पुरुष स्वर पड़ा। हेलो, वो जल्दी जल्दी बोलने लगा। मैं इंडो नेपाल एयरलाइंस के सेंट्रल ऑफिस से बोल रहा हूँ। हमारे एक रीजनल डायरेक्टर मिस्टर, उसकी निगाह बार पर सजी विस्की की कई बोतलों में से जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल की एक बोतल पर टिकी। मिस्टर वॉकर, मिस्टर जॉन वॉकर कल सुबह चिपलन पहुंचने वाले हैं। क्या आप उनके लिए डीलक्स स्वीट बुक कर सकते हैं? जी। क्या फरमाया? कॉटेजेस डीलक्स है। डीलक्स? गुड। कॉटेज का नाम बताइए। 5, जो कि डीलक्स कॉटेज है। ओके, सभी कॉटेजेस डीलक्स हैं। गुड गुड। तो आप मिस्टर जॉन वॉकर, रीजनल डायरेक्टर इंडो नेपाल एयरलाइंस के लिए अपने होटल में डीलक्स कॉटेज नंबर 5 कल सुबह के लिए बुक कर रहे हैं। हाँ, गुड, थैंक यू, गुड नाइट। उसने रिसीवर को हुक पर टांगा और बूथ से बाहर निकल आया। बारमैन ने एक उड़ती निगाह उसकी तरफ डाली। किसी ने बूथ की दिशा में झांकने तक की जहमत न उठाई। वो बार से बाहर निकला। परे खड़ी काली फेट में उसे कोई हलचल न दिखाई दी। वो टैक्सी के करीब पहुंचा और इस बार उसमें ड्राइवर के साथ पैसेंजर सीट पर सवार हो गया। उसने चाबियां ड्राइवर की गोद में उछाल दी। होटल पैरामाउंट चल। होटल पैरामाउंट? वो तो बहुत दूर है। तो बहुत दूर चल। शहर के दूसरे सिरे पर चल और हौसला रख। वो लोग मेरे पीछे हैं। उन्होंने तेरे से कुछ लेना देना नहीं। और ये किराया। उसने 500 का एक नोट ड्राइवर की गोद में डाल दिया, बल्कि किराए से कहीं ज़्यादा किराया एडवांस में दे दिया। 500 का नोट देखकर ड्राइवर के चेहरे पर रौनक आई। तत्काल उसने कार को आगे बढ़ाया। होटल पहुंचने पर तुम उसके सामने रुकना, उसने ड्राइवर को समझाते हुए कहा। कम से कम 10 मिनट मीटर को डाउन ही रखे तुम यूं वहाँ टिके रहना जैसे तुम्हें मेरे लौटने का इंतज़ार हो। 10 मिनट के बाद तुम मेरी तरफ से अपने आप को आज़ाद समझना। ऐसा? हाँ, मेरे होटल में दाखिल होने के बाद 10 मिनट बाहर रुकना और फिर जहाँ जी में आए चले जाना। ठीक? ठीक। लेकिन अगर मेरे पीठ फेरते ही वहाँ से भाग निकलने की सोची ना तो समझ लेना तुम्हारी खैर नहीं। पुलिस वाला है बाप। अहमक, मैं पुलिस वाला होता तो उन मवालियों से खौफ खाए होता।
ड्राइवर के मुंह से बोलना फूटा, फिर उसकी पूरी तवज्जो कार चलाने की तरफ लग गई। ब्राउन सूट वाले ने हैट उतारकर गोद में रख लिया और एक सिगरेट सुलगा लिया। 2-3 कश लगाने के बाद उसे ख्याल आया कि यूँ कुछ उसने फ़ोन पर होटल के रिसेप्शनिस्ट को कहा था वो उसे भूल सकता था। लिहाजा उसने हैट के गिर्द लिपटे बैंड में से मिनी बस के ड्राइवर से मिली रसीद बरामद की और कोट की जेब से बॉल पेन निकालकर उसकी पीठ पर लिखा जॉन वॉकर, रीजनल डायरेक्टर, इंडो नेपाल एयरलाइंस। उसने कागज़ को तह करके वापस हैट के बैंड में खोस लिया। टैक्सी सुनसान सड़कों पर दौड़ती रही। काली फीट उसके पीछे लगी रही। तभी आगे होटल की विशाल इमारत प्रकट हुई। रफ्तार बढ़ा। क्या? ब्राउन सूट वाले ने उसके एक्सीलेटर पर टिके पांव पर अपना पांव रखकर जबरन दबाया। टैक्सी एकाएक यूं झपट कर आगे भागी कि ड्राइवर के हाथ से स्टीयरिंग छूटते छूटते बचा। मैंने अपना इरादा बदल दिया है। तुम्हारे होटल पर रुकने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे भीतर मार्की में टैक्सी ले जाने की भी ज़रूरत नहीं। मुझे होटल के सामने ड्राइववे के दाने पर उतारकर तुम फ़ौरन यहाँ से फूट जाना, समझ गए? ड्राइवर का सिर जोर से सहमति में हिला। गुड। ड्राइववे पे करीब आया तो ब्राउन सूट वाले ने ड्राइवर के पाँव से पाँव हटाकर उसे ब्रेक के पैडल पर स्थानांतरित किया और फिर जोर से दबाया। चरचराहट की भीषण आवाज़ के साथ टैक्सी गति शून्य होने लगी। ब्राउन सूट वाले ने हैट सर पर जमाया और बैग संभाल लिया। टैक्सी होटल के ड्राइववे के सामने रुकी। ब्राउन सूट वाला झपट कर टैक्सी से बाहर निकला और बोला, फूट जाओ फ़ौरन। टैक्सी तत्काल फिर आगे दौड़ चली। ब्राउन सूट वाले के पांव ड्राइववे पर पड़े और फिर वो आगे लॉबी की तरफ लपका। उस क्षण तक काली फिएट का पीछा सड़क पर अता पता नहीं था। वो होटल में दाखिल हुआ, सीधे रिसेप्शन पर पहुंचा। रिसेप्शन पर पीछे दीवार पर लगी 5 मुल्कों का वक्त दिखाने वाली 5 घड़ियों में से इंडिया का वक्त दिखाने वाली घड़ी उस वक्त 12:30 बजे दिखा रही थी। रात की उस घड़ी बस केवल रिसेप्शनिस्ट ही वहाँ था। उसके आसपास कोई बेल बॉय तक नहीं दिखाई दे रहा था। ज़रूर आधी रात के बाद चेक इन या चेकआउट करने वाले मेहमान यहाँ बहुत ही कम होते होंगे। रिसेप्शनिस्ट ने भवें उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर उसके होठों पर नकली मुस्कुराहट आई। मिस्टर जॉन वॉकर प्लीज़, ब्राउन सूट वाला बोला। मिस्टर जॉन वॉकर, जो कि इस होटल में ठहरे हुए हैं। जॉन वॉकर? ओह, मिस्टर जॉन वॉकर, वो तो अभी होटल में नहीं पहुँचे सर। लेकिन उनकी यहाँ रिजर्वेशन? जी, लेकिन वो कल सुबह से है। उनके सेंट्रल ऑफिस ने रिजर्वेशन कराते वक्त साफ कहा था कि मिस्टर जॉन वॉकर कल सुबह यहाँ आएंगे। लेकिन मुझे तो आज शाम के लिए कहा गया था। वो कल सुबह पहुँचेंगे, जबकि लिए उनकी रिजर्वेशन यहाँ है। पक्की बात? जी हाँ, पक्की बात। मैंने खुद उनके ऑफिस से आई कॉल रिसीव की थी। अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो कॉल आई थी। ओह, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मेरा तो मिस्टर वॉकर से फ़ौरन मिलना बहुत ज़रूरी था। रिसेप्शनिस्ट के चेहरे पर नकली हमदर्दी के भाव आए। वो क्या है कि मेरे पास मिस्टर वॉकर के लिए एक ज़रूरी पैकेट है, जिसका मिस्टर वॉकर के हाथों में जल्दी से जल्दी पहुंचना बहुत ज़रूरी है, और ख़ुद मैं सवेरे तक उनके इंतज़ार में यहाँ नहीं रुक सकता। अब आप ये बताइए कि क्या आप इस बाबत मेरी कोई मदद कर सकते हैं? आप पैकेट यहाँ रिसेप्शन पर छोड़ के जा सकते हैं। मिस्टर वॉकर जब यहाँ पहुँचेंगे तो पैकेट उन्हें डिलीवर कर दिया जाएगा। गुड। ब्राउन सूट वाले ने बैग में से एक आयताकार पैकेट निकालकर काउंटर पर रखा। एंड थैंक यू। इसमें कोई कीमती चीज़ तो नहीं है सर? रिसेप्शनिस्ट ने पैकेट उठाकर 1-2 बार उल्टा पलटा फिर बोली। कीमती चीज़ है, लेकिन सिर्फ मिस्टर वॉकर के लिए। उनके अलावा और किसी के लिए इस पैकेट की कोई कीमत नहीं, कोई अहमियत नहीं। आई सी। तो पैकेट मिस्टर वॉकर को मिल जाएगा? ज़रूर मिल जाएगा सर। मैं इसे उनके कॉटेज नंबर वाले मेल बॉक्स में रख देता हूँ। वो पैकेट को अपने पीछे बने कबूतर के दड़बों जैसे कई छेदों में से एक में धकेलता हुआ बोला। कॉटेज की चाबी के साथ ही मिस्टर वॉकर को ये पैकेट भी मिल जाएगा। मैंने पैकेट पर उनका नाम लिख दिया है। मैंने देखा है सर। यू हैव डन इट राइटेस्ट थिंग सर। आप बिल्कुल फ़िक्र ना कीजिए। मिस्टर वॉकर के यहाँ कदम रखते ही आपका पैकेट उनके हाथ में होगा। थैंक यू। मैं अपनी कार होटल के पिछवाड़े की सड़क पर खड़ी करके आया हूँ। क्या मैं होटल के भीतर की तरफ से उधर जा सकता हूँ? हाँ हाँ, ज़रूर। यूँ मैं बहुत लंबा चक्कर पैदल काटने से बच जाऊँगा। यस सर, मोस्ट वेलकम। पिछवाड़े के कॉटेजेस के पीछे में पिछली सड़क तक पहुँचने वाला रास्ता है। मैं उसे ढूंढ लूँगा, शुक्रिया। वो आगे बढ़ा।
होटल के पिछवाड़े में एक गार्डन था जिसके आगे डीलक्स कॉटेजेस की कतार थी। गार्डन में से गुजरते वक्त उसने हाथ में थमे खाली बैग को राहदारी के साथ उगी झाड़ियों की एक कतार के पीछे डाल दिया। 2 कॉटेजेस के बीच की राहदारी से गुजरकर वो पिछवाड़े में पहुंचा, जहां के एक आयरन गेट से पार पिछवाड़े की सड़क थी। उसने धीरे से गेट को खोला और खामोशी से उसे पार करके सुनसान सड़क पर कदम रखा। कुछ क्षण वो गेट के पास ही ठिठका खड़ा कान खड़े करके आहट लेने की कोशिश करता रहा, लेकिन सब तरफ मुकम्मल सन्नाटा था। कितने ही अरसे बाद तब कहीं जाकर उसकी जान में जान आई। फिर वो पेड़ों की ओट में चलता हुआ एक तरफ बढ़ गया। सड़क पर जहाँ होटल की चारदीवारी ख़त्म हुई उससे आगे बराबर फासलों पर उगे पेड़ों की कतार थी। सड़क पर चलने की जगह वो पेड़ों के नीचे चलता हुआ आगे बढ़ने लगा। एकाएक एक पेड़ के पहलू से एक साया अलग हुआ और प्रेत की तरह उसके सामने आ खड़ा हुआ। वो थमक कर रह गया। उसका दिल जोर से उसके सीने में उछला। हेलो, कैसा है बाप? भंवरलाल मीठे स्वर में बोला। साथ ही एक रिवॉल्वर की नाल उसकी छाती में आकर लगी। नाल की छाती से छूते ही ब्राउन सूट वाला सर से पांव तक कांपा। तभी पेड़ के पीछे से निकलकर गोत मारे अपने जोड़ीदार के पहलू में आ खड़ा हुआ। कैसा है बाप? वो भी मुस्कुराते हुए बोला। नहीं, ये लोग उसे नहीं मार सकते थे। फिर ब्राउन सूट वाले ने अपने आप को तसल्ली दी। जब तक पैकेट इनके हाथों में नहीं आता था तब तक वो सेफ था। लेकिन उसकी कनपट्टियों में बचता खून, उसका कांपता जिस्म उस आश्वासन के खोखलेपन को साफ उजागर कर रहा था। हवा खुश्क है ना बाप? भंवरलाल पूर्ववत मीठे स्वर में बोला। पर भाई से दगा करते वक्त हवा खुश्क ना हुई। भाई का माल नक्की करते दम ना निकला। अमानत में भाजी मारते वक्त तुम्हें कुछ ना हुआ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर डर काहे का? ब्राउन सूट वाला खामोश रहा। उसने जोर से थूक निकला। फुल काम किया, पर ये सोच के किया कि करके पकड़ाई में कौन आने वाला था। भाई के खास आदमी पर इधर कौन हाथ डालने वाला था। ऐसे ही सोचा ना बाप? ब्राउन सूट वाले के मुंह से बोलना फूटा। उसने अपने एकाएक सूख आए होठों पर जबान फेरी। काफ़ी चिल्लाकी की, पर कुछ काम ना आई। हमेरे को साला खाली टैक्सी के पीछू दौड़ा दिया। पर कितनी देर? 2 सड़क आगे तक। मैं जाके टैक्सी ड्राइवर को थामा तो वह गा गा के बताया कि उसका पैसेंजर टैक्सी में से किधर ही उतरा। फिर बाप, तुम सोचता होएगा कि हमें पिछवाड़े के रास्ते की क्या खबर होगी। ऐसे ही सोचता होएगा। तभी होटल में घुसा तो चोर का माफी किधर ही से निकला। मेरे को फुल गारंटी था अपना बड़ा बाप इधर ही दिखाई देगा। इसी वास्ते मैं बड़े सब्र के साथ इधर वेट किया। क्या? जवाब में ब्राउन सूट वाले के गले की घंटी जोर से उछली। हथियार देख। फिर भंवरलाल बदले स्वर में गोतमारे से बोला। गोतमारे ब्राउन सूट वाले के पीछे पहुंचा और दोनों हाथों से उसके जिस्म को टटोलने लगा। कांटी पर निगाह रख, भंवरलाल बोला, जो कि बाप की पसंद का हथियार है। गन पसंद नहीं करता, साइलेंट हथियार पसंद करता है। उसने नाल से उसकी छाती को ठोका। क्या? ब्राउन सूट वाला खामोश रहा। उसके जिस्म को टटोलते गोतमारे के हाथ उसकी दाईं टांग पर घुटने के नीचे ठिठके। वहीं काला लंबा पतला संकरा होलिस्टर जैसा चमड़े का खोल बंधा हुआ था, जिसमें कि कोई 6 इंच लंबा तीखा खंजर मौजूद था। उसने खंजर वहाँ से निकाल कर भंवरलाल को दिखाया। भंवरलाल ने संतोषपूर्ण भाव से सहमति में सर हिलाया। फिर बोला, गाड़ी लेकर आ। काली फिएट करीब ही आकर खड़ी हो गई, जिसे गोतमारे पलक झपकते ही उनके करीब ले आया था। उसने कार का पैसेंजर सीट का साइड का दरवाज़ा खोला तो भंवरलाल अपने बंदी को रिवॉल्वर की नाक से टहोलता अपने आगे धकेलता कार में सवार करने लगा। क्या चाहते हो मुझसे? ब्राउन सूट वाले ने बेकार का प्रश्न किया। माल चाहते हैं, और क्या चाहेंगे? लेकिन माल मेरे पास नहीं है। मेरे को मालूम होता तो कांटी के साथ बरामद हुआ होता। कांटी से पहले बरामद हुआ होता। किधर रहीच? ब्राउन सूट वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे को ऐसे ही उम्मीद थी। एक बार पूछने पर कौन बताता है। पर हमारे पास टेम का कोई तोड़ा नहीं। फिर पूछेगा, फिर पूछेगा, फिर पूछेगा, और बीच बीच में क्या होगा मालूम? ब्राउन सूट वाले के प्राण कांप गए। परेड ग्राउंड चल, भंवरलाल ने अपने साथी से कहा। गोतमारे ने खामोशी से सहमति में सर हिलाया। वहाँ क्या है?
ब्राउन सूट वाला हकलाया, कुछ नहीं वहाँ।